नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल एग्रो पाठशाला में। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो इरिगेशन पे है। आज हम इसमें जानेंगे इरिगेशन और उसके टाइप्स के बारे में कि इरिगेशन क्या होता है और इरिगेशन कितने प्रकार के होते हैं। और साथ हम ये भी जानेंगे कि हमारे इंडिया में कौन सा इरिगेशन सिस्टम मोस्टली यूज किया जाता है। बात की जाए अगर इरिगेशन की, तो इरिगेशन क्या होता है, जैसे मान लो कोई भी फील्ड है और उसके लिए वाटर का रिक्वायरमेंट होता है। तो वाटर की रिक्वायरमेंट होता है तो दो तरीके से वाटर फुलफिल हो सकता है। एक तो रेनफॉल से हो सकता है, किससे, एक रेनफॉल से हो सकता है। और दूसरा कहाँ से होगा कि जैसे मान लो कि मानसून सीज़न नहीं है बट क्रॉप ग्रो कराया जा रहा है, तो उसके लिए तो पानी चाहिए। जैसे मान लो कि अभी कोई भी क्रॉप को वाटर चाहिए बट अभी हमारे पास पानी नहीं है, तो हम क्या करते हैं, जो भी हमारा रेनफॉल द्वारा कलेक्टेड वाटर है, यानी कि जो भी स्टोर किया गया वाटर है, हम ऑफ सीजन में आर्टिफिशियली उसको पानी को सप्लाई करते हैं, उस फील्ड में पहुंचाते हैं कि ताकि प्लांट सही से या क्रॉप सही से ग्रो कर पाए। इसी को हम बोलते हैं इरिगेशन। यानी कि जो भी वाटर है हमारा रेनफॉल के छोड़ के, जैसे मान लो कि अभी रेनफॉल हो रहा है तो नेचुरली पानी फील्ड में पहुंच रहा है, तो वो इरिगेशन नहीं कहलाएगा। लेकिन जो भी हम आर्टिफिशियली पानी दे रहे हैं, जैसे रेनफॉल को, अगर रेनफॉल को हमने पहले, जैसे मान लो कि आज रेनफॉल हुआ और ये पानी आज क्रॉप का रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वो पानी को हम क्या करेंगे, स्टोर कर लेंगे। लेकिन इन फ्यूचर कुछ दिन के बाद हमें वो पानी सप्लाई करनी पड़ेगी फील्ड में, तो हम उसको क्या बोलेंगे, वो इरिगेशन है। तो आप इरिगेशन याद रखिएगा कि रेनफॉल को हम इरिगेशन नहीं मानेंगे। यानी कि वाटर बोल देते, इरिगेशन बोल देते आप, इसका मतलब ये नहीं है कि वाटर किसी भी फॉर्म में आए उसको इरिगेशन मानना है, नहीं। इरिगेशन का मतलब ये होता है कि जो भी आर्टिफिशियल तरीक़े से हम पानी सप्लाई करते हैं, कहाँ सप्लाई करते हैं, फील्ड में, वो इरिगेशन कहलाता है। और इरिगेशन कैसे होता है, जैसे मान लो कि रेनफॉल है, उसका स्टोरेज किया हुआ वाटर को हम सप्लाई कर रहे हैं ऑफ सीजन में, उसी को इरिगेशन कहते हैं। डिफिनेशन है यहाँ पे लिखा हुआ है कि इरिगेशन इज़ द डिफाइन एज, मतलब जो इरिगेशन है वो डिफाइन है आर्टिफिशियली, यानी कि जो आर्टिफिशियली कृत्रिम तरीक़े से होता है, अप्लीकेशन ऑफ द वाटर टू द सॉइल, मतलब जो भी फील्ड में हम अप्लाई करते हैं वाटर को। अब वाटर को अप्लाई करना है, यानी कि जो स्टोरेज वाटर है वो तो अंडरग्राउंड हो सकता है, यानी कि सब सरफेस हो सकता है या सरफेस हो सकता है। अगर हम मान लो कि तालाब बना के वहाँ पे पानी को स्टोर कर लिए, फिर जब ज़रूरत पड़ा तो हम वाटर को अप्लाई किए, उसे इरिगेशन कहेंगे। कभी कभी क्या होता है कि सब सरफेस यानी कि बोर्डिंग वगैरह से भी हम पानी को वहाँ से उसके माध्यम से निकाल कर फील्ड में अप्लाई करते हैं, उसको भी हम इरिगेशन ही बोलते हैं। तो ये आर्टिफिशियली एप्लीकेशन ऑफ द वाटर है, यानी कि हम कृत्रिम तरीक़े से पानी का अप्लाई करते हैं सॉइल पे। किस लिए करते हैं, द पर्पस ऑफ द क्रॉप प्रोडक्शन, यानी कि क्रॉप को फेवरेबल कंडीशन मिले और प्रोडक्शन सही दे। क्योंकि वाटर उनको मिलेगा तभी जाके वो जितने भी इंटरनली मेटाबॉलिक क्रिया होती है वो सारी क्रियाओं फुलफिल होगा। अब थोड़ा सा हम बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में जान जाते हैं, चूँकि बेसिक टर्मिनोलॉजी जानना ज़रूरी होता है। दो चीज़ें होती है, एक होती है बेस पीरियड, एक मिनट मैं कलर बदल ले रहा हूँ। एक होती है बेस पीरियड और दूसरा होती है क्रॉप पीरियड। क्रॉप पीरियड, तो बेस पीरियड और क्रॉप पीरियड में क्या अंतर है। क्रॉप पीरियड पहले हम देख लेते हैं। क्रॉप पीरियड बोलने से ही आपको पता चल रहा है कि क्रॉप से रिलेटेड होगा। जैसे मान लो कि कोई क्रॉप को हम किसी फील्ड में सोइंग किए, उसके सोइंग से हार्वेस्टिंग तक का जो भी स्टेज होगा उसको हम क्रॉप पीरियड कहते हैं। वहीं इसका उल्टा होता है, जैसे वेस्ट पीरियड हुआ। तो हम लोग इरिगेशन पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं, तो इरिगेशन पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं तो इरिगेशन पर्सपेक्टिव से ही देखेंगे। तो बेस पीरियड यहाँ देखने का मतलब ये हुआ कि इन द फील्ड, मतलब जो भी फील्ड में आप फर्स्ट इरिगेशन से लास्ट इरिगेशन कर रहे हैं। यानी कि मान लो कोई फील्ड खाली पड़ा हुआ, उसमें हम फर्स्ट इरिगेशन किए और फर्स्ट इरिगेशन से लास्ट इरिगेशन तक करने की प्रक्रिया को बेस पीरियड कहते हैं, चूँकि इरिगेशन के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं। अब बेस पीरियड दो प्रकार का होगा। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि बेस पीरियड दो प्रकार का होगा, तो ये भी तो क्वेश्चन आ सकता है कि हम पानी अगर प्रथम बार अप्लाई कर रहे हैं, जैसे कभी सोइंग नहीं किए उस पर फील्ड पे और पानी अप्लाई कर दिए, तो उसको हम क्या कहेंगे। और सोइंग किए हैं और उसके बाद जो पानी अप्लाई किया उसको क्या कहेंगे। तो देखिए, एक होता है कोर वाटरिंग, जिसे कोर पीरियड भी बोलते हैं। एक होता है पार्को या पार्लो इरिगेशन। तो इसको इस तरह से आप ट्रिक से समझिएगा। जैसे आप सब ने पीके फिल्म तो ज़रूर देखा होगा, आप सब ने पीके फिल्म तो ज़रूर देखा होगा।
तो आप पीके फिल्म से ही याद रखेंगे। जैसे पीके का फुल फॉर्म क्या हुआ, आप वो पीके वाली फिल्म याद रखेंगे शॉर्ट फॉर्म, और यहाँ रिलेट कर लेंगे। जैसे पी से हो गया पार्को और के से हो गया कोर, तो पीके में सबसे पहले क्या आया, तो पी आया, तो पी को पहले रखेंगे। यानी कि जो पार्को इरिगेशन होता है वो क्या होता है, इट इज़ द फर्स्ट इरिगेशन बिफोर सोइंग। यानी कि मान लो फील्ड को तैयार किए, सोइंग करने से पहले हम जो भी इरिगेशन करते हैं उसको बोलते हैं पार्को या पार्लो इरिगेशन, ठीक है। फॉर क्रॉप फॉर द सीड, यानी कि पीके से याद रखेंगे पी फॉर पार्को, पार्को मतलब जो पहले इरिगेशन हो रहा है किससे, सोइंग से पहले। दूसरा याद रखेंगे कि कोर वाटरिंग या कोर पीरियड, कोर वाटरिंग यानी कि पीके में बाद में के आ रहा है तो के से याद रखेंगे कि ये भी फर्स्ट इरिगेशन है बट आफ्टर द सोइंग है। यानी कि जो बिफोर सोइंग क्या होगा पार्को, आफ्टर सोइंग क्या होगा, आफ्टर सोइंग हुआ कोर वाटरिंग। और जो हम उस पीरियड के मतलब जितने हम वाटर दे रहे हैं उस पीरियड को क्या कहेंगे, कोर पीरियड कहेंगे। ये हुआ बेसिक टर्मोलॉजी। और एक चीज़ मैंने आपको बताया था क्रॉप पीरियड भी होता है। तो क्रॉप पीरियड तो यहाँ पढ़ने का कोई लॉजिक नहीं है, बट क्रॉप पीरियड जानना बहुत ज़रूरी होता है। जब हम बेस पीरियड जान रहे हैं तो क्रॉप पीरियड भी जानना होगा, चूँकि ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जैसे क्रॉप पीरियड क्या होता है कि ड्यूरेशन इन द डेज फ्रॉम द सोइंग ऑफ द प्लांटिंग क्रॉप टू हार्वेस्ट, यानी कि सोइंग से लेकर, किससे लेकर, सोइंग टू हार्वेस्टिंग, यानी कि सोइंग से हार्वेस्टिंग तक का जो भी पीरियड होता है वो क्रॉप पीरियड होता है। हालांकि आप क्रॉप से रिलेट कर पा रहे होंगे, क्रॉप का मतलब ही हुआ जो फील्ड में है, और जो फील्ड में है उस सारे दौरान यानी कि जो आप सोइंग किए हैं उस फील्ड को फिर जितने भी एक्टिविटी होंगे वो सारे करेंगे, एक्टिविटी के दौरान फिर हार्वेस्टिंग करेंगे, हार्वेस्टिंग तक जो प्रक्रिया होता है उसे क्रॉप पीरियड कहते हैं। अब इरिगेशन टाइप समझने से पहले थोड़ा सा सोर्स ऑफ वाटर समझ लेते हैं कि हमारे पास सोर्स ऑफ वाटर कहाँ है। तो अगर सोर्स ऑफ वाटर की बात करें तो अल्टीमेट सोर्स ऑफ वाटर हमारे पास रेनफॉल ही है, क्योंकि पानी दूसरे जगह से तो बनता नहीं है। अब तो चलो टेक्नोलॉजी आ गया है कि क्लाउड सीडलिंग भी होता है, यानी कि आर्टिफिशियल तरीक़ा से भी हम वर्षा करा सकते हैं, रेनफॉल करा सकते हैं, वो चीज़ें अलग पॉइंट है। बट अल्टीमेट सोर्स क्या है, अल्टीमेट कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो कि हम सब अभी स्टूडेंट हैं, आप सब अभी स्टूडेंट हो, तो अभी आपका कोई भी फ्रेंड आपसे 500 रुपया लिया, 500 रुपया आपसे मांगा, आपने दे दिया एक मदद के दौरान। लेकिन ये पैसा कहाँ से आ रहा है, अल्टीमेट सोर्स आपके पास पैसा है कहाँ है, आपसे पैसा थोड़ी आया है कि आप उनको दिए हैं। आप तो अल्टीमेट सोर्स किस पे है, पिताजी पे है, यानी कि अपने पेरेंट्स पर आधारित है कि वहाँ से हमको पैसा मिलेगा और हम अपना जो भी एक्टिविटी है वो करेंगे। लेकिन आप अपने पैसे में से, अपने पॉकेट खर्चा में से किसी दोस्त को दिए हैं, तो आपका अल्टीमेट सोर्स क्या हुआ, पिताजी। इसीलिए यहीं पे वाटर का क्या होता है, अल्टीमेट सोर्स क्या है, रेनफॉल ही है। क्योंकि रेनफॉल के ही वाटर को तो हम स्टोर कर रहे हैं, और रेनफॉल को वाटर का स्टोर करके ही तो बाद में ऑफ सीजन में हम इरिगेशन कर रहे हैं। तो यहाँ हम बोलेंगे कि जो रेनफॉल होता है वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ दी वाटर होता है। बेस ऑन द इट इज़ द अवेबिलिटी, एबिलिटी क्या है रेनफॉल के, चूँकि जो भी रेनफॉल हो रहा है उसको स्टोर कर रहे हैं, इन ऑफ टाइम में हम उसको अप्लाई कर रहे हैं इन द फील्ड में। इट कैन बी द क्लासीफाई एट द सोर्स ऑफ द वाटर। अब देखो वाटर का जो भी सोर्स है ये तो रेनफॉल से हुआ, हम जान गए, लेकिन इसमें भी दो प्रकार का होगा। जैसे मैंने पीछे बताया कि सब सरफेस और सब सरफेस। मान लो कि कोई सरफेस पे हम वाटर को बॉन्ड बनाकर घेर लिए, बाउंड्री बनाकर घेर लिए कि ऑफ सीजन में हम इस वाटर को इरिगेशन के दौरान पानी को अप्लाई करेंगे फील्ड में। और कभी कभी क्या होता है कि हमारे ग्राउंड वाटर में जो भी पानी अवेलेबल है वहाँ से हम कोई भी बोर्डिंग से, मोटर से पानी को हम बाहर निकालते हैं, जिसे पानी पंपी बोलते हैं, पंपी सेट वगैरह बोलते हैं, उससे पानी निकालते हो तो सब सरफेस हो गया। एक एक करके जानते हैं। सब सरफेस वाटर, हालांकि मैंने बताया था सब सरफेस वाटर इंक्लूडिंग द प्रेसिपिटेशन, रेनफॉल ऑन द ड्यू, यानी कि जो भी रेनफॉल हो रहा है सरफेस पे हो रहा है और वहीं पे हम स्टोर कर ले रहे हैं, उसी को बोलते हैं सब सरफेस। ये ज़्यादा कुछ नहीं है। वाटर अवेलेबल फॉर्म किस फॉर्म में अवेलेबल होगा, तो हमने बताया कि रिवर के माध्यम से, यानी कि आप एक रिवर बना दे या टैंक बना दे, टैंक बनाकर, जिस तरह आप इस इमेज में देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे एक टैंक बनाकर, इसको हम क्या बोलेंगे, टैंक बनाकर, एक पॉन्ड बनाकर वाटर को हार्वेस्ट किया गया है कि जब भी ऑफ सीजन होगा इस फील्ड में अप्लाई कर दिया जाएगा। पॉन्ड हो गया, लेक हो गया, इन सारी चीज़ों को हम सब सरफेस सॉइल में देखते हैं। अब बात करते हैं सब सरफेस सॉइल के बारे में। सब सरफेस सॉइल ग्राउंड वाटर में हम जो भी पानी वाटर मतलब जो भी वाटर को हम स्टोरेज करते हैं, फिर ऑफ सीजन आता है हम वहाँ से वाटर को अप्लाई करते हैं। जैसे आपने देखा होगा गाँव में कि मोटर लगता है, फिर मोटर से पानी चलता है, आप लोग ने देखा कि आप लोग ने किया भी होगा।
तो ये चीज़ें हैं सब सरफेस वाल, यानी कि सब सरफेस वाटर इंक्लूडिंग द सब सरफेस वाटर कंट्रीब्यूशन, यानी कि सब सरफेस वाटर में जितने भी वाटर है उसको ही बोलते हैं सब सरफेस वाटर। जैसे अंडरग्राउंड वाटर, वेल वाटर, जो भी वेल वाटर अंदर पाया जा रहा है वो भी वाटर अंदर जो स्टोर है वो वाटर के बताते हैं। अब देखिए, अब तो ये चीज़ें हुई बेसिक पॉइंट। यहाँ से समझते हैं इरिगेशन और उसके टाइप्स के बारे में। इरिगेशन और मेथड, यानी कि सरफेस इरिगेशन होता है जो हम सरफेस पे करते हैं उसे सरफेस इरिगेशन कहते हैं। सब सरफेस इरिगेशन होता है, और एक होता है प्रेसिडलाइज इरिगेशन। सॉरी, यहाँ नहीं लिखा पाया है, प्रेसिडलाइज इरिगेशन, आप यहाँ नोट कर लेंगे। इसमें 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? एक होता है ड्रिप इरिगेशन, यानी कि जो प्रेशर के माध्यम से इरिगेशन होता है उसे कहते हैं प्रेशराइज इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन। और एक होता है स्प्रिंकलर इरिगेशन, ये दोनों प्रेशराइज इरिगेशन में आता है। तो कितने प्रकार के मेथड होते हैं? सब सरफेस, सब सरफेस, प्रेशराइज। सब सरफेस में 2 प्रकार का होता है, फ्लडिंग होता है और फरो होता है। और सब सरफेस एक ही प्रकार का होता है और सरफेस 2 प्रकार का होता है। प्रेशराइज में हमने बताया 2 प्रकार का होगा, ड्रिप सॉइल होता है और ड्रिप इरिगेशन होता है और स्प्रिंकल इरिगेशन होता है। आइए एक एक करके देखते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया कि सरफेस इरिगेशन कितने प्रकार का होता है, तो 2 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है? तो फ्लडिंग इरिगेशन और दूसरा होता है फरो इरिगेशन। अब फ्लडिंग इरिगेशन में भी थोड़ा सा पहले ये देख लेते हैं कि फ्लडिंग क्या है। फ्लडिंग से आप क्या समझते हैं? जैसे आप जब भी मानसून सीज़न आता होगा तो आप देखते होंगे जून जुलाई के मंथ में कि जब रेनफॉल ज़्यादा होता है, यानी कि वर्षा ज़्यादा होता है, तो क्या होता है कि जो भी सैचुरेटेड जो कंडीशन होता है उससे ज़्यादा पानी जब फील्ड में भर जाए तो एक प्रकार का फ्लड आ जाता है, यानी कि पानी का एक बहाव, बहुत सारे मतलब वाटर का बहाव एक बार स्टार्ट हो जाता है, तो उसको हम फ्लडिंग कहते हैं। अब फ्लडिंग भी टाइप का होता है। एक होता है वाइल्ड फ्लडिंग। वाइल्ड मतलब क्या होता है? जो ऐसी मतलब फ्लड हो रहा है, कोई बाउंड्री नहीं है, कोई उसका सीमा रेखा नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है, तो उसे वाइल्ड फ्लडिंग कहेंगे। बॉर्डर फ्लडिंग में क्या है कि चलो बॉर्डर तो मतलब फ्लडिंग तो हो रहा है बट एक दायरा बना हुआ है, एक लिमिट बना हुआ है कि एक बॉर्डर, जैसे मान लो कि यहाँ पे है तो इसमें तो फ्लडिंग हो रहा है, कोई डाउट नहीं है, बट यहाँ एक बॉर्डर है कि इससे ज़्यादा इसमें इधर फ्लडिंग नहीं हो सकता है क्योंकि अंडर द बॉर्डर होगा। फिर चेक बेसिन क्या होता है? चेक बेसिन के दौरान भी इसी तरह होता है कि फ्लडिंग तो होता है बट एक लिमिटेड एरिया में। जैसे मान लो कि यहाँ, जैसे आपने चेक वाले शॉर्ट पहने होंगे, तो चेक का शॉर्ट क्या होता है? छोटा छोटा एक प्लॉट बांटा हुआ होता है, डिवाइड किया होता है, उसी में जो भी पानी फ्लड करता है उसे हम चेक बेसिन कहते हैं। और एक चीज़ यहाँ पे याद रखिएगा, चूँकि याद रखने वाली चीज़ है कि जो चेक बेसिन होता है ये इंडिया का मोस्ट इम्पोर्टेंट मेथड है, इरिगेशन मेथड है, और सबसे ज़्यादा यूज होता है, ऑलमोस्ट यूजेबल मेथड। आप ये नोट कर लेंगे। रिंग बेसिंग चौथा है, रिंग बेसिंग के बारे में। तो रिंग बेसिंग के बारे में हम क्या बताएं? तो रिंग, जैसे मान लो कि रिंग क्या होता है? गोलाकार, तो ऐसे होगा। तो ये कब होता है? ये प्लांटेशन क्रॉप, मान लो कि यहाँ प्लांट लगा हुआ है तो 30 से 40 सेंटीमीटर दूर एक रिंग खोलते हैं और उस रिंग में हम वाटर को सप्लाई करते हैं ताकि उसके जितने भी रूट है वहाँ से वाटर एब्जॉर्ब कर ले और हमें ज़्यादा पानी देने का भी आवश्यकता ना पड़े। मान लो एक प्लांट यहाँ लगा हुआ है, प्लांटेशन क्रॉप में डिस्टेंस ज़्यादा होता है, तो अगर आप 70 वाटर देते हैं तो फिर यहाँ का जो भी वाटर है जो लीचिंग हो रहा है, इवेपोरेट हो रहा है, ये तो आपका वेस्ट जा रहा है। इसलिए हम रिंग मेथड हम प्लांटेशन क्रॉप में करते हैं, फ्रूट में करते हैं, ऑर्चर्ड में करते हैं, ताकि हम यहाँ पे आसानी से वाटर को ज़्यादा से ज़्यादा इफ़िशिएंट बना सकें। और एक होता है कैंगुरेट फॉरो इरिगेशन। तो जो क्या होता है कि आप इरिगेशन दे रहे हैं बट एक अल्टरनेट फॉर्म में जब इरिगेशन फॉरो बनाते हैं तो उसको कहते हैं। अब एक एक करके हम देख लेते हैं। जैसे शॉर्ट चीज़ तो आपको मैंने बताया, छोटी छोटी चीज़ें, और यहाँ हम डिटेल्स में देखते हैं। जैसे वाइल्ड फ्लडिंग क्या होता है? तो जैसे देखते होंगे कि वाइल्ड वैरायटी है या वाइल्ड है, जंगली वैरायटी है। तो जंगली वैरायटी में आप क्या देखते हैं कि ऐसी पड़ा हुआ है, कोई कंट्रोल नहीं है, कोई मैनेजमेंट नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है उसका, ना कोई सोइंग है ना कोई हार्वेस्टिंग प्रक्रिया है। तो उसी से आप रिलेट कीजिएगा कि जो वाइल्ड फ्लडिंग होता है उसमें क्या होता है? अनकंट्रोल फ्लड होता है, यानी कि उसमें कोई ये नहीं है कि कंट्रोल किया जाएगा या उसको बांध कर रखा जाएगा या बाउंड्री दिया जाएगा। इसमें बाउंड्री लेस है, जैसे आप इमेज में देखिए इसमें कोई बाउंड्री नहीं है, यहाँ से पूरे फ्लडिंग होते जा रहा है, पूरे फ्लडिंग होते जा रहा है। तो जो भी फ्लड होता है वो अनकंट्रोल होता है, इसीलिए इसे वाइल्ड फ्लडिंग बोलते हैं। इन अनकंट्रोल फ्लडिंग मतलब जो
कंट्रोल फ्लडिंग है, द वाटर इज स्प्रेड ऑन द फ्लडेड इनटू द फील्ड विदाउट कंट्रोल ऑफ द वाटर, यानी कि कोई कंट्रोल नहीं है इस फील्ड में वाटर को कंट्रोल करने के लिए। प्रिपरेशन ऑफ द लैंड इट इज़ द ऑल्सो ऑफ द वाइल्ड फ्लडिंग, यानी कि कोई तैयारी नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है, जो मर्जी है जितना मर्जी है उतना एरिया कवर कर रहा है, फ्लड हो रहा है, इसको हम क्या कहेंगे, फ्लडिंग, वाइल्ड फ्लडिंग। अब इससे क्या नुकसान होगा भाई, तो इससे नुकसान क्या होगा कि जब फील्ड में बहुत ज़्यादा ही फ्लड होगा, वाटर अवेलेबल होगा, तो वो क्या होगा, एक समय आएगा जब सैचुरेटेड से ज़्यादा हो जाता है तो क्या होता है, फील्ड में ग्रेविटी के माध्यम से लीचिंग हो जाता है, यानी कि जितने भी न्यूट्रिएंट होते हैं, साल्ट होते हैं, वो सारे लीच कर जाते हैं नीचे की तरफ। तो फिर मिट्टी का जो भी सॉइल है मतलब जो भी मिट्टी के में पाए जाने वाले न्यूट्रिएंट है वो सारे नीचे चले जाते हैं। दूसरा चीज़ ये होता है कि जब भी पानी आता है, अनकंट्रोल फ्लडिंग होता है, तो न्यूट्रिएंट एक जगह से दूसरी जगह चल जाता है, मूव ऑन कर जाता है जहाँ पे। तो इस मेथड से ये नुकसान होता है, तो ये ज़्यादा यूजुअली यहाँ यूज नहीं किया जाता है, और वाइल्ड फ्लडिंग मोस्टली यूज भी नहीं किया जा सकता। उसके बाद आया बॉर्डर इरिगेशन। जैसे हमने आपको बताया कि बॉर्डर इरिगेशन मतलब हुआ कि एक बॉर्डर रहेगा, एक दायरा रहेगा, उसी अंदर में इरिगेशन को फ्लड कराना है। कि बॉर्डर इरिगेशन इधर टाइप ऑफ सरफेस इरिगेशन, मैंने आपको बताया कि ये सरफेस इरिगेशन के प्रकार है। इरिगेशन वेयर द फील्ड इज डिवाइडेड, यानी कि जो भी फील्ड है वो डिवाइडेड इनटू लॉन्ग, यानी कि एक लॉन्ग पैरेलल स्ट्रिप में है। जैसे मान लो कि ये फील्ड, ये एक मिनट, जैसे जैसे मान लो कि आप ये फील्ड है, इस फील्ड में क्या हुआ, एक डिवाइड कर दिया गया, एक बॉर्डर बना दिया गया कि हाँ आपको एक इसी लिमिट में रहना है। इसी को बोलते हैं बॉर्डर इरिगेशन, यानी कि एक बॉर्डर के अंदर ही जितना वाटर को फ्लड करना है या जितना वाटर को यूज करना है वो करे, लेकिन एक बॉर्डर के दौरान में ही करे। वहीं लिखा हुआ है कि डिवाइडेड इनटू, एक मिनट, डिवाइडेड इनटू द लॉन्ग पैरेलल स्ट्रिप इज कॉल्ड अ बॉर्डर, यानी कि बॉर्डर पे डिवाइड होगा। सेपरेटेड बाय द लॉन्ग रीच, यानी कि लॉन्ग रीच में होगा। वाटर इज द इंट्रोड्यूस एट द टॉप ऑफ द ईच स्ट्रिप, यानी कि जितना भी स्ट्रिप होगा, जितना भी बॉर्डर बना होगा, उससे आगे वो नहीं बढ़ सकता, उतना दूर ही अपना फ्लडिंग करेगा वाटर। जैसे आप यहाँ देख पा रहे होंगे, देखिए यहाँ क्या है, वाटर फ्लड तो है, बट एक बॉर्डर बनाया गया है कि इस और इस बॉर्डर के बीच में जितने वाटर सप्लाई होना है, जितना फ्लडिंग होना है, रिक्वायरमेंट है, वो फ्लड होगा। फिर इस बॉर्डर और इस बॉर्डर के बीच में जितना पानी, फिर इस बॉर्डर और यहाँ एक बॉर्डर होगा, इस बॉर्डर में जितना होगा पानी उतना सप्लाई होगा। इसी को बोलते हैं बॉर्डर इरिगेशन। अब देखिए चेक बेसिन इरिगेशन, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट मेथड है चेक बेसिन, और इंडिया में ज़्यादा होता है। और इसमें क्या होता है कि एक छोटा छोटा चैनल बना दिया जाता है। जैसे मान लो कि फील्ड है, मैं आपको जैसे मान लो कि ये फील्ड है, और ये फील्ड में क्या होगा कि एक छोटा छोटा चैनल की तरह बना दिया जाएगा। जैसे आपने अक्सर चेक जब भी शॉर्ट वगैरह पहनते होंगे तो आप देखते होंगे छोटा छोटा एक पैनल बना होता है एक चैनल की तरह, जिसमें हम वाटर को सप्लाई करते हैं। इसीलिए इसको बोर्ड चेक बेसिन में फ्लडिंग कहते हैं या मेथड कहते हैं। इसमें क्या होता है, चेक बेसिन करने से क्या हमारे एडवांटेज है, तो इसमें तो एक वाटर का कंट्रोल होगा, दूसरा होगा कि वाटर हम लिमिटेड सोर्स तक दे सकते हैं, और जितना देंगे उतना क्रॉप उसको यूटिलाइज करेगा, तो वाटर यूज एफिशिएंसी भी बढ़ेगा, वाटर लेवल भी हमको कम देना पड़ेगा, और वाटर का वेस्ट भी नहीं होगा। तो द चेक बेसिन मेथड ऑफ द इरिगेशन यूज ऑफ द लेवरल फील्ड, यानी कि एक समांतर फील्ड में होता है। द फील्ड डिवाइडेड इनटू स्क्वायर अंडर रेक्टेंगुलर फॉर्म, यानी कि या तो स्क्वायर में होगा या तो रेक्टेंगुलर प्लॉट में उसको डिवाइड कर दिया जाएगा। वेयर आर द जनरली level on the have a very mild slope. The plot are the irrigated individually and a smallest drain connected of the smallest basin, यानी कि चेक बेसिन का ही मतलब होता है जैसे अपने घर में बेसिन यूज करते होंगे, तो कहीं खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद अपने बेसिन यूज करते हैं, वहाँ पे जाते हैं, उसी तरह से एक बेसिन की तरह बनाया जाता है, और उसमें से वाटर को सप्लाई किया जाता है कि ताकि वाटर उतना ही एरिया में रहे और फील्ड को एक प्रॉपर मतलब जितना भी रिक्वायरमेंट हो वाटर का फील्ड वहाँ से कंज्यूम कर ले। द साइज ऑफ द बेसिन डिपेंड ऑफ द वाटर इनफ्लो, मतलब वाटर का फ्लो कितना है, वाटर फील्ड का एरिया कितना है, उसके डिपेंड पे इसके साइड का बेसिन का साइज डिपेंड करता है। द प्राइमरी वाटर एंड द प्राइमरी वाटर सोर्स ऑफ द लोकेटेड ऑफ द टॉप ऑफ द फील्ड, यानी कि फील्ड के पूरे टॉप तक पहुंच जाता है, और वाटर का यही प्राइमरी सोर्स होता है कि जो भी हम वाटर दे रहे हैं फील्ड में वो ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज हो
और ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ से क्रॉप कंज्यूम करें और प्रोडक्शन हमें हाईएस्ट दे। तो ये रहा हमारा वीडियो पार्ट 1 है ये। हम आपको बता दें कि अभी इरिगेशन ख़त्म नहीं हुआ है, ये पार्ट 1 है। इसका पार्ट 2 आपको जल्दी ही देखने को मिलेगा, जिसमें हम इसके आने वाला जो भी, जैसे हमने यहाँ बताया था, जैसे आपको मैंने बता दूँ, जैसे हमने देखा था कि फ्लडिंग इरिगेशन और फॉरो इरिगेशन। तो फ्लडिंग इरिगेशन में चेक बेसिन तक हमने देख लिया। आगे हम रिंग बेसिन कोआगुलेट मेथड देखेंगे और उसके बाद फॉरो मेथड देखकर इस वीडियो और इस इरिगेशन को चैप्टर को ख़त्म करेंगे, फिर दूसरे टॉपिक पर मूव ऑन करेंगे। तो ये रहा आज का वीडियो, और धन्यवाद आप वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। और जब यहाँ तक आप देख लिए हैं तो आप अपने कमेंट में अपना राय ज़रूर बताएं कि आपको सही लग रहा है या कोई मिस्टेक है जिसमें इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में लिंक है जहाँ पे हम लोग अपना एक छोटा सा फैमिली है टेलीग्राम का, वहाँ पे डेली MCQ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। तो अगर आपको लगता है कि उससे हमारे कुछ एडवांटेज हो जाएंगे तो यू कैन ज्वाइन अस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।